वंदे गुजरात। नमस्कार मित्रों, आई एम संजय गुप्ता, प्रोफेसर एंड हेड डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्रेडिटेशन, चिल्ड्रंस यूनिवर्सिटी गांधीनगर। आप सभी जानते हैं कि हायर एजुकेशन में अभी ग्रेडिंग का बोलबाला है। जहां पहले मार्किंग चलता था, आज वहां पर सब जगह ग्रेडिंग है। कोई बात नहीं, ग्रेडिंग है तो अच्छी बात है, लेकिन ग्रेडिंग को समझने में थोड़ी समस्याएं आती हैं। उन समस्याओं को समझने के लिए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए, ग्रेडिंग की कैलकुलेशन समझने के लिए, ग्रेडिंग का कंसेप्ट समझने के लिए, ग्रेडिंग क्यों आया है अस्तित्व में, ये समझने के लिए ज़रूरी है आज का ये सेशन हम सब के लिए। तो आज के सेशन में मैं ग्रेडिंग इन हायर एजुकेशन पर बात करूंगा और ये सेशन 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। मैं आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट पार्ट में जो मुझे डिस्कस करना है वो ये पॉइंट्स हैं। पहला है कि इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ ग्रेडिंग फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ मार्किंग। मेरा मतलब ये है कि आप जानते हो कि कोई भी चीज़ जो चल रही होती है, कोई भी प्रैक्टिस जो चल रही होती है, उसकी कुछ लिमिटेशंस जब बाहर आती हैं तो लिमिटेशंस को दूर करने के लिए क्या होता है, एक नया डेवलपमेंट होता है। बस वैसा ही कुछ मार्किंग के साथ हुआ। मार्किंग अपने आप में एक बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन मार्किंग की कुछ मर्यादाएं हैं, मार्किंग की कुछ लिमिटेशंस हैं। वो लिमिटेशंस दूर करने के लिए एक नया सिस्टम अस्तित्व में आया और उसे कहते हैं हम ग्रेडिंग। तो क्या उसकी लिमिटेशंस हैं, वो सब मैं आपसे डिस्कस करूंगा। सेकंड, रिसर्चेस ऑन लिमिटेशंस ऑफ मार्किंग। कुछ रिसर्च हुई हैं जो बताती हैं कि मार्किंग की क्या लिमिटेशंस हैं, क्योंकि हमें ये ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा, ये प्रूव करना पड़ेगा कि हम ग्रेडिंग क्यों लाए हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि ग्रेडिंग सबसे मुकम्मल सिस्टम है, लेकिन ग्रेडिंग मार्किंग से बेहतर है, ये बात हमें यहाँ पर बतानी है। तो इसलिए हमने कुछ रिसर्चेज ली हैं जो बताएंगी कि मार्किंग की क्या लिमिटेशंस हैं। थर्ड पॉइंट है डिफरेंस बिटवीन मार्किंग एंड ग्रेडिंग। उसको और ज़्यादा समझने के लिए मार्किंग और ग्रेडिंग का एक डिफरेंस रखा है। इसके बाद ग्रेडिंग का कंसेप्ट और ग्रेडिंग की टाइप्स के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। अब ग्रेडिंग की टाइप्स की जब हम बात करते हैं तो ग्रेडिंग 2 तरह का है, डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। अब हम शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट पार्ट का पहला पॉइंट है इवोल्यूशन और ओरिजिन ऑफ ग्रेडिंग फ्रॉम द लिमिटेशंस ऑफ मार्किंग। जैसे मैंने बात की कि ग्रेडिंग का ओरिजिन कैसे हुआ, तो कैसे हुआ, उसका आधार है मार्किंग की लिमिटेशंस। इसलिए लिखा है, देखो, द बेस ऑफ एवरी न्यू डेवलपमेंट इज द लिमिटेशन ऑफ प्रीवियस इवोल्यूशन। जैसे हमने अभी बात की कैश मनी से हम बैंक मनी की तरफ गए, वैसे ही मार्किंग की जो कमी थी उनको दूर करने के लिए हम ग्रेडिंग की तरफ गए। तो कोई भी सिस्टम जब नया आता है तो उसका आधार पुराने सिस्टम की कुछ कमियां, कुछ लिमिटेशंस, कुछ समस्याएं होती हैं। सेम थिंग हैपेंड विद द ग्रेडिंग एज द लिमिटेशन ऑफ मार्किंग सिस्टम आर बेस्ड ऑन इवोल्यूशन ऑफ ग्रेडिंग। ठीक है। तो आफ्टर रिव्यूइंग दिस प्रैक्टिस ऑफ असाइनिंग मार्क्स, it has been observed that this practice suffers from serious limitations. जब हमने मार्किंग को अच्छी तरह समझने की कोशिश की, मार्किंग के स्टेक होल्डर्स से बात की, तो पता चला कि मार्किंग की अपनी बहुत सारी मर्यादाएं हैं। उसमें से जैसे एक मर्यादा है ओवर डिस्क्रिमिनेशन। मैं इसको डिटेल आउट करूंगा 2 मिनट में। तो ओवर डिस्क्रिमिनेशन, ऐसे और भी इसकी मर्यादाएं हैं। ऐसी मर्यादाओं को दूर करने के लिए ही ग्रेडिंग अस्तित्व में आया। अब हमने बोला मार्किंग की एक मर्यादा है ओवर डिस्क्रिमिनेशन, मीन्स अति भेद, या कुछ और शब्द भी हो सकता है किसी और लैंग्वेज में। वो कैसे? देखो, अगर एक 100 मार्क का क्वेश्चन पेपर है या एक टीचर को एक स्टूडेंट को मार्क्स देने हैं और 100 मार्क्स में से मार्क्स देने हैं, तो टीचर 1 भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है और 0 भी दे सकता है। इसका मतलब वो स्टूडेंट्स को 0 से लेकर 100 के बीच में, 0 से 100 मतलब 101 भागों में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, विभाजित कर सकता है। स्टूडेंट्स कैन बी गिवन 0 to 100 मार्क्स इन मार्किंग सिस्टम।
दैट इज स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू 101 पॉइंट। दिस टू मच डिस्क्रिमिनेशन, ये जो 101 भागों में बांटने का जो भेद करना है बच्चों के अंदर, ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, और इस डिस्क्रिमिनेशन को दूर करने के लिए ग्रेडिंग का अस्तित्व आया है। क्यों ज़्यादा है? देखो, अगर हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट है, उसके 70 मार्क्स हैं, तो इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि वो 69 वाले से बेहतर है। हम मार्किंग के आधार पर कहते हैं, पर वास्तव में ऐसा होता नहीं है। इस बात को मैं डिटेल करने वाला हूँ, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो मार्किंग है, मार्किंग के अंदर क्या हो रहा है कि मार्किंग के अंदर इतना डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को कई बार गलत तरीके से जज करते हैं। वो कई बार स्ट्रेस में आ जाते हैं कि मेरे 59 है, उसके 58 हैं, तो मेरा उससे बेहतर है, या तो 58 वाला सोचता है मेरा उससे कम है। पर उसके लिए रीज़न ग्रेडिंग मार्किंग की अपने आप में लिमिटेशंस हैं। तो ऐसी लिमिटेशंस को कम करने के लिए ग्रेडिंग अस्तित्व में आया है। मोरओवर, मार्किंग लैक्स कंसिस्टेंसी इन स्कोर्स। जो कंसिस्टेंसी की हम बात करते हैं मार्किंग की, वो हम अगर समझें तो कंसिस्टेंसी का मतलब है सातत्य और निरंतरता। एक ही टीचर अगर एक ही आंसर सीट पर बार बार अलग अलग टाइम पर मार्क्स दे, तो ज़रूरी नहीं है कि जितने मार्क्स पहले दिए हैं उतने ही मार्क्स वो बाद में दे। अगर क्वेश्चन पेपर प्योर मैथमेटिकल फॉर्म का है तो अलग बात है, ऑब्जेक्टिव टाइप है तो अलग बात है। अदरवाइज एस्से टाइप एंड शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस अगर क्वेश्चन पेपर के अंदर हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार उतने ही मार्क्स दिए जाएं। ऐसा हो सकता है। मतलब क्या हुआ कि एक ही एग्जामिनर एक बार 56 मार्क्स देता है उसी रिटर्न मटेरियल पर, उसी आंसर सीट पर, दूसरी बार वही एग्जामिनर 55 मार्क्स भी दे सकता है। मतलब कि मार्क्स में कंसिस्टेंसी नहीं है। और 56 और 55 तो कहने की बात है, आप रिजल्ट देखोगे, रिसर्चेज के रिजल्ट देखोगे तो आपको पता चलेगा 56 और 55 नहीं, 55 का 45 भी हो सकता है और 55 का 65 भी हो सकता है। इतना डिफरेंस आ जाता है। फाइन, इसलिए मार्क्स में कंसिस्टेंसी नहीं होती है। इसलिए लिखा देखो, इफ देयर आर टू स्टूडेंट्स x एंड y on which x gets 56 marks and y gets 55, it seems that x performed better than y। जब हम देखते हैं कि एक के 55 है और एक के 56 हैं, तो लगता है 56 वाले ने बेहतर किया है। बट इन रियलिटी इट मे हैपन दैट इट इज़ जस्ट स्कोरिंग एरर। हो सकता है कि ये सिर्फ एक स्कोरिंग एरर हो, ये सिर्फ हमारे मेजरमेंट एरर हो। ऐसा ना भी हो कि जिसके 56 हैं उसने 55 वाले से बेहतर किया है। Even if the same assessor assesses the same answer script at different times, अगर एक ही एग्जामिनर, एक ही एसेसर एक ही आंसर बुक को अलग अलग टाइम पर चेक करे, अलग अलग टाइम पर एसेस करे, तो ही और सी में गिव 56 in place of 55 और 55 in place of 56, और दिस डिफरेंस में बी स्टिल वाइडर। हो सकता है 55 का 65 भी हो जाए और 55 का 45 भी हो जाए। तो ये संभावना है। मतलब कि मार्किंग सिस्टम में कंसिस्टेंसी की कमी है। इन द अदर वे, इफ द सेम आंसर स्क्रिप्ट इज असेस्ड बाय डिफरेंट एग्जामिनर्स एट डिफरेंट टाइम, दूसरी तरफ से देखें तो अगर एक ही आंसर स्क्रिप्ट हो और उसको अलग अलग एग्जामिनर्स चेक करें, भले ही एक ही टाइम पर चेक करें। ऐसा कुछ समझिए कि हमने एक आंसर स्क्रिप्ट ली, आंसर सीट ली और उसके हमने 10 जेरोक्स या 10 फोटोकॉपी निकलवा दी और 10 टीचर्स को उसको मार्क्स देने के लिए बोल दिया। तो हो सकता है कि 10 या 10 के मार्क्स सेम नहीं होंगे। 10 के मार्क्स हो सकता है अलग हों, 10 में से 5 लोगों के अलग हों, 10 में से 4 लोगों के अलग हों, हो सकता है 10 के भी अलग हों। एक ने 55 दिया हो, दूसरे ने 50 दिया हो, तीसरे ने 45 दिया हो, चौथे ने 60 दिया हो। ऐसे होने की संभावना है। इसलिए कहा गया है, इफ द सेम आंसर स्क्रिप्ट इज असेस्ड बाय डिफरेंट एग्जामिनर्स एट द सेम टाइम, मार्क्स गिवन बाय देम मे नॉट बी इक्वल। हेंस मार्किंग इज नॉट रिलायबल। मार्किंग में क्या नहीं है? विश्वसनीयता नहीं है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कंसिस्टेंसी। क्योंकि हर बार अलग अलग मार्क्स आ रहे हैं। सेम एग्जामिनर चेक करता है तो भी उसके अलग मार्क्स हो जाते हैं, डिफरेंट एग्जामिनर सेम टाइम पर चेक करते हैं तो भी डिफरेंट मार्क्स हो जाते हैं। इसलिए जब हमारे मार्क्स में कंसिस्टेंसी नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, तो हम उनको 101 भाग में कैसे डिवाइड कर सकते हैं?
ठीक है, लेकिन फिर भी मार्किंग हमारे स्टूडेंट्स को 101 भाग में डिवाइड करता है, इसलिए लिखा है ड्यू टू ओवर डिस्क्रिमिनेशन स्टूडेंट्स में लीड टू अनड्यू स्ट्रेस। अब जब डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि बच्चों को कंपैरिजन का आधार मिल जाएगा। तो उसको दूर करने के लिए क्या ज़रूरी है, मार्किंग की इस कमी को दूर करने की ज़रूरत है, और इसीलिए ग्रेडिंग अस्तित्व में आया है। अब मैं कुछ रिसर्च के एविडेंसेस देता हूँ जो मार्किंग के बारे में हुए हैं। तो देखो, एक रिसर्च है हार्पर एंड हार्पर 1990 का। उसमें क्या है, हार्पर एंड हार्पर 1990 फाउंड दैट 90 फोटोकॉपीज ऑफ द सेम हिस्ट्री आंसर बुक were awarded marks ranging from 22 to 76% by 90 experienced examiners। आप देखो तो सही क्या हाल है। सेम आंसर, सेम हिस्ट्री की आंसर बुक है, उसकी हमने 90 फोटो कॉपीज़ निकलवाई और 90 एसेसर्स को, 90 एग्जामिनर्स को दे दी। तो रिज़ल्ट होना ये चाहिए, आइडियली ये होना चाहिए कि 90 के 90 एग्जामिनर्स सबको इक्वल मार्क्स दें। मान लो 65 दिए हैं तो सबके 65 आने चाहिए, 76 दिए तो सबके 76 होने चाहिए, 22 है तो 22 होने चाहिए। लेकिन हुआ क्या, 90 एग्जामिनर्स ने जब मार्क्स दिए तो उसकी वाइडेस्ट रेंज ये थी कि किसी एग्जामिनर ने 22% भी दिया और किसी एग्जामिनर ने 76% भी दिया। मतलब कि 90 एग्जामिनर्स ने 22 से 76% के बीच में मार्क्स दिए। अब आप बताइए कहाँ बची मार्किंग के अंदर कंसिस्टेंसी। और ऐसा सिर्फ हमारे कंट्री में है ऐसा नहीं है, कुछ रिसर्चेज तो ऐसे भी हैं, मैंने यहाँ कोट नहीं किए हैं, वो बताते हैं कि इंडियन रिसर्चेज, इंडियन सेटअप के मुकाबले अदर कंट्रीज़ में ऐसे टाइप आंसर्स पर यहाँ से भी ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ से भी ज़्यादा लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है। सो पॉइंट इज़, आप देखो 90 आंसर बुक, सेम आंसर बुक हैं और 90 एग्जामिनर्स हैं। एक एग्जामिनर 22 मार्क्स दे रहे हैं तो दूसरा एग्जामिनर 76 दे रहे हैं। तो उसमें उन पर विश्वास कैसे करें कि 22 सही है, 76 सही है। हम तो एक एक 2-2 मार्क्स की बात करते हैं, एक मार्क पर भी बच्चा स्ट्रेस में आ जाता है अगर उसके मार्क्स दूसरे से कम हो तो। ये तो आप रेंज देखिए 22 से 76% तक की है। एक और ऐसा ही केस लिया है मार्किंग की लिमिटेशन बताने के लिए कि 100 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इन आसाम वेर एडमिनिस्टर्ड 2 इक्विवेलेंट वर्जन्स। 100 स्टूडेंट्स को एक क्वेश्चन पेपर के 2 इक्विवेलेंट वर्जन दिए गए। इक्विवेलेंट वर्जन को हम समझते हैं अच्छी तरह से कि इक्विवेलेंट वर्जन का मतलब है कि एक ही क्वेश्चन पेपर, दोनों जो क्वेश्चन पेपर हैं वो एक में से 2 भाग किए गए हैं, तो उनका डिफ़िकल्टी लेवल, उनका डिस्क्रिमिनेटिंग इंडेक्स, वो 2 पेपर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जितने मार्क्स पहले भाग पर आने चाहिए उतने ही मार्क्स दूसरे भाग पर आने चाहिए। लेकिन होता क्या है, देखो होता यह है कि जब हमने 100 स्टूडेंट्स को 100 students in an examination in Assam were administered 2 equivalent versions of the same question paper, it was found that only 36% of students were awarded the same class or division। जब 100 बच्चों को हमने इक्विवेलेंट वर्जन दिए एक एग्ज़ाम के, तो आइडियली ये होना चाहिए कि 100 के 100 बच्चों के मार्क्स जो हैं ऑलमोस्ट इक्वल होने चाहिए। पर होने के बदले हुआ क्या, इक्विवेलेंट वर्जन में भी ये हुआ कि 36% स्टूडेंट्स तो ऐसे थे कि उनका पूरा क्लास ही बदल गया। जो फर्स्ट क्लास में थे वो या तो सेकंड क्लास में चले गए या डिस्टिंक्शन में चले गए, या जो सेकंड क्लास में थे वो या तो पास क्लास में चले गए या तो फर्स्ट क्लास में चले गए। तो ऐसा हुआ 36% स्टूडेंट्स के साथ। मतलब कि मार्किंग के अंदर कंसिस्टेंसी, या तो जिसको हम कह रहे हैं यहाँ पर रिलायबिलिटी, बहुत कम है। तो ऐसी सिचुएशन में मार्किंग की रिलायबिलिटी कम होने के नाते ग्रेडिंग की रिलायबिलिटी मार्किंग की तुलना में ज़्यादा है, इसलिए हम मार्किंग से ग्रेडिंग की तरफ गए हैं। तो देखो यहाँ पर हमने रिसर्च की जो फाइंडिंग्स हैं उनको सम अप करने की कोशिश की है। इन ऑर्डर टू ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ मार्किंग, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी और ऑब्जेक्टिविटी, ओवर डिस्क्रिमिनेशन इन मार्किंग एंड स्ट्रेस ऑफ एग्जामिनेशन, इन सब को दूर करने के लिए ग्रेडिंग को अस्तित्व में लाए हैं। फिर से मैं एक बार याद दिलाता हूँ, लैक ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब है एक ही एग्जामिनर बार बार मार्क्स दे एक ही आंसर बुक पर तो भी अलग होते हैं, अगर अलग होते हैं तो, और अगर
अलग अलग एग्जामिनर एक ही आंसर बुक पर मार्क्स दें और फिर भी वो अलग आएँ, तो वो लैक ऑफ कंसिस्टेंसी है, लैक ऑफ ऑब्जेक्टिविटी है। ओवर डिस्क्रिमिनेशन जो हमने बात की 101 भाग में डिवाइड करने की स्टूडेंट्स को, वो है जो नहीं होना चाहिए, और उसका ही आउटकम है कि एग्ज़ाम का स्ट्रेस बच्चों पर बढ़ता है। तो इनको कम करने के लिए, मैं दूर करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल कम करूँगा, इन प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए ग्रेडिंग अस्तित्व में आया। मैंने जो बातें की आपसे वही बातों को फिर से ब्रीफ किया यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन मार्किंग एंड ग्रेडिंग। तो देखिए, मार्किंग ज़्यादा सब्जेक्टिव है और ग्रेडिंग कम सब्जेक्टिव है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि मार्किंग के अंदर क्या होता है, हम 101 भाग में डिवाइड कर रहे हैं जैसे बच्चों को, ठीक है ना, उसमें अनात्मलक्षीपण, गुजराती में कहेवाय છે અનાત્મલક્ષીપણું, ठीक है। तो मार्किंग के ग्रेडिंग का जो अनात्मलक्षीपणું છે, ग्रेडिंगની અંદર વધારે છે અને માર્કિંગની અંદર ઓછું છે। मतलब कि ग्रेडिंग ज़्यादा मार्किंग ज़्यादा सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, और ग्रेडिंग के अंदर सब्जेक्टिविटी कम है। क्यों? जिस बच्चे के 61 आए हैं उसका भी वही ग्रेड रहेगा, और जिसके 70 आए हैं उसका भी वही ग्रेड रहेगा। या तो जिसके 60 आए हैं और दूसरे के 69 आए हैं तो अभी वही ग्रेड रहता है। उसमें मार्क की तरह ऐसा नहीं कि 55 और 56 में चेंज आता है। इसके अंदर रेंज होती है, उस रेंज में कोई भी मार्क्स आए तो उस केस में क्या होता है, उस केस के अंदर ग्रेड सेम रहता है। इसलिए मार्किंग ज़्यादा सब्जेक्टिव है और ग्रेडिंग कम सब्जेक्टिव है। दूसरा, हमने अभी डिटेल में बात की, मार्किंग में कंसिस्टेंसी कम है और ग्रेडिंग में कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। फिर मार्किंग में मोर स्कोप फॉर बायसनेस, आप ज़्यादा बायस कर सकते हो। किसी एक बच्चे को 52 मार्क्स के बदले 55 आसानी से दे सकते हो, 57 आसानी से दे सकते हो, तो वो मार्किंग में वो बायसनेस हो जाएगा, क्योंकि आपने 50 के बदले 52 दिए या 55 या 57 दिए, मतलब उसको ज़्यादा मार्क्स दिए, या तो 55 के बदले 52 दे दिए, उसको कम दे दिए, वो भी बायसनेस है। 57 के बदले 55 दे दिए, वो भी बायसनेस है। तो ये मार्किंग में स्कोप ज़्यादा है। लेकिन अगर इसी बायसनेस से को देखें तो ग्रेडिंग में इतनी बायसनेस से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि 51 वाले का भी वही ग्रेड है और 59 वाले का भी वही ग्रेड है। इसलिए बायसनेस का स्कोप ग्रेडिंग के अंदर कम है। डिस्क्रिमिनेशन की हमने बात ऑलरेडी कर ली है कि मार्किंग में ओवर डिस्क्रिमिनेशन होता है, बच्चे जैसे 101 भाग में डिवाइड हो जाते हैं, जबकि ग्रेडिंग में कम डिस्क्रिमिनेशन है। क्यों है कम डिस्क्रिमिनेशन? ग्रेडिंग कैसे होते हैं? ABC, या तो ABCD, ABCDE, या तो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम 11 पार्ट्स में ग्रेड डिवाइड होते हैं। तो जो यहाँ पर 101 भाग में डिवाइड हो जाते हैं बच्चे, ग्रेडिंग के अंदर वो ज़्यादा से ज़्यादा 11 भाग में डिवाइड हो जाते हैं। तो 11 भाग में जब डिवाइड होंगे तो हम अगर देखने जाएं तो बच्चों में डिस्क्रिमिनेशन, बच्चों में कंपैरिजन कम होगा, जबकि 101 भाग में होगा तो लगभग हर बच्चे के अंदर कंपैरिजन आ जाता है। तो मार्किंग में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन है, ग्रेडिंग में कम डिस्क्रिमिनेशन है। उसके बाद अगर डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा है तो कंपैरिजन ज़्यादा है, कंपैरिजन ज़्यादा है तो स्ट्रेस ज़्यादा है, बच्चे अपने मार्क्स कंपेयर करेंगे। अगर एक बच्चे के 76 हैं और दूसरे के 77 हैं तो 77 वाला सुपीरियर फील करेगा, 76 वाला अपने आप को लोअर फील करेगा। जबकि हो सकता है कि ऐसा 76 और 75 में कोई एक्चुअल अचीवमेंट में कोई अंतर ही ना हो, ये सिर्फ स्कोरिंग एरर या मार्किंग एरर की वजह से या असेसमेंट एरर की वजह से, मेजरमेंट एरर की वजह से हो। इसलिए मार्किंग में तुलना ज़्यादा होती है, जबकि यही स्टूडेंट जिसके 77 या सिर्फ 76 हैं वो ग्रेडिंग में दोनों इक्वल दिखाई देंगे। इसलिए वहाँ पर जब इक्वल दिखाई देंगे तो ऐसा स्ट्रेस बिल्डअप होगा नहीं। इसलिए मार्किंग में स्ट्रेस ज़्यादा है मार्किंग में, और ग्रेडिंग में स्ट्रेस की कम है। ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस नहीं है, जब ग्रेड बदलता है तो स्ट्रेस आता है, लेकिन बहुत कम केस में ऐसी स्थिति होती है, जबकि मार्किंग में ऑलमोस्ट हर केस में ऐसी स्थिति बनती है। और क्योंकि डिफरेंस लिखा है इसलिए एक और पॉइंट है कि मार्किंग के अंदर अचीवमेंट मार्क्स में रिफ्लेक्ट होती है और ग्रेडिंग के अंदर अचीवमेंट ग्रेड्स या तो लेटर्स ABCD वगैरह में रिफ्लेक्ट होती है। तो हमने अभी तक समझने की कोशिश की मार्किंग एंड ग्रेडिंग के कंसेप्ट के बारे में। स्पेशली हमने जो अभी बात की मार्किंग की लिमिटेशंस के बारे में बात की, मार्किंग कि क्या लिमिटेशन है जिसकी वजह से ग्रेडिंग पर आने की ज़रूरत है, और मार्किंग एंड ग्रेडिंग को कंपेयर करने की कोशिश की। अब नेक्स्ट पॉइंट है कंसेप्ट ऑफ ग्रेडिंग। ग्रेडिंग मतलब क्या? सिंपल लैंग्वेज में आप देखो हर जगह ग्रेडिंग होता है, हर जगह क्लासिफिकेशन होता है। तो ग्रेडिंग के लिए दूसरा सिंपल टर्म है क्लासिफिकेशन, ठीक है।
क्लासिफिकेशन मतलब डिवाइडिंग इनटू ग्रुप्स और कैटेगरीज बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। किसी क्राइटेरिया पर डिवाइड करना, उसी को ग्रेडिंग बोलते हैं। अगर हम स्टूडेंट्स को उनके अचीवमेंट या परफॉर्मेंस के हिसाब से डिवाइड कर रहे हैं तो वो हमारा जो ग्रेडिंग का कंसेप्ट है वो सफाइस करेगा, उसका मीनिंग हो जाएगा। अदरवाइज आप देखो हर जगह ग्रेडिंग होता है। जैसे आपने देखा होगा फैटी लोग एक तरफ, पतले लोग दूसरी तरफ, है ना। आपने देखा होगा बालों वाले लोग एक तरफ, जिनके बाल नहीं है वो लोग दूसरी तरफ, लेडीज़ एक तरफ, जेंट्स एक तरफ, साइंस वाले एक तरफ, कॉमर्स वाले एक तरफ, आर्ट्स वाले एक तरफ, इजंट इट। तो ग्रेडिंग हर तरीके से होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रेडिंग मतलब कि क्लासिफिकेशन हर तरीके से होता है। लेकिन जब हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो हम ग्रेडिंग की बात कर रहे हैं कि हम किस तरीके से हमारे स्टूडेंट्स को उनकी अचीवमेंट को ग्रेड करते हैं। तो ग्रेडिंग का मतलब है बच्चों को क्लासिफाई करना, उनको ग्रुप करना, उनको कैटेगराइज करना। ऐसे बोलेंगे तो सिंपल हम ये कहना कि जिसके 55 मार्क्स हैं उसका मान लो बी ग्रेड है, तो जिसके 35 हैं उसका सी ग्रेड है, जिसका 95 है उसका ए ग्रेड है। तो इस तरह के क्लासिफिकेशन को हम यहाँ पर ग्रेडिंग कहते हैं। इसे लिखा है ग्रेडिंग इम्प्लाइज क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स इनटू सर्टेन ग्रुप्स और categories, and this grouping is based on predetermined range of marks decided in advance, such as देखो एग्जांपल लिया है, सपोज ए प्लस ग्रेड हमने डिसाइड किया कि 91 से 100 मार्क्स लाने वाला जो कैंडिडेट है उसको हम ए प्लस ग्रेड देंगे। 81 से 90 के बीच में अगर मार्क्स आएंगे तो ए देंगे, 71 से 80 के बीच में आएंगे तो बी प्लस देंगे, एंड सो ऑन। जैसे 61 से 70 के बीच में आएंगे तो उसको हम बी देंगे, या तो 51 से 60 के बीच में आएगा तो हम उसको सी प्लस देंगे। तो इस तरीके से हम ग्रेड के अंदर क्या करते हैं, एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि ए प्लस मतलब इतने मार्क्स, ए मीन्स इतने मार्क्स, बी प्लस मीन्स ये मार्क्स, सी मीन्स ये मार्क्स, डी मीन्स ये मार्क्स। तो ग्रेडिंग के जो कंसेप्ट में खास करके ये होता है, एक रेंज होती है मार्क्स की, और रेंज के हिसाब से क्या होता है, ग्रेड डिसाइड होता है एडवांस में। दैट इज कंसेप्ट ऑफ ग्रेडिंग हियर। नेक्स्ट, अब ग्रेडिंग के भी दो टाइप्स हैं, एक है डायरेक्ट ग्रेडिंग और एक है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। तो डायरेक्ट ग्रेडिंग का मतलब सिंपल क्या होता है कि किसी भी अचीवमेंट पर या किसी भी परफॉर्मेंस पर डायरेक्ट मार्क्स देना। डायरेक्ट मार्क्स देना मतलब डायरेक्ट ग्रेड देना। अगर हम डायरेक्ट ग्रेड ही देते, मार्क्स देते ही नहीं हैं उस परफॉर्मेंस पर, तो उसे हम डायरेक्ट ग्रेडिंग कहेंगे। और अगर हम पहले मार्क्स देते हैं और मार्क्स देने के बाद उनको ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे हम इनडायरेक्ट ग्रेडिंग कहेंगे। इसलिए लिखा है देखो, डायरेक्ट ग्रेडिंग मीन्स असाइनिंग ग्रेड डायरेक्टली एज पर द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस और अचीवमेंट ऑफ ए स्टूडेंट। And indirect grading means first assign marks on the answers given by the students and then convert them into grades as per predetermined range of marks with grade। जो हमने अभी अभी बात की। तो इनडायरेक्ट में क्या हो गया, पहले आप मार्क्स देते हो, सपोज किसी के 75 मार्क्स हैं तो उसका ग्रेड क्या हो जाएगा, 71 से 80 के बीच में जो ग्रेड हमने दिया है, सपोज हमने बोला बी प्लस, तो उसको बी प्लस ग्रेड दिया जाएगा। तो फिर से एक बार, डायरेक्ट ग्रेडिंग में मार्क्स नहीं देते, डायरेक्ट ग्रेड देते हैं। और इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में पहले हम मार्क्स देते हैं और फिर उनको हम प्री डिटरमाइंड रेंज ऑफ मार्क्स विद ग्रेड जो होती है उसके अंदर फिट कर ग्रेड देते हैं। इसी चीज़ को थोड़ा और एक्सप्लेन किया है मैंने डिफरेंस लेकर, डिफरेंस बिटवीन और कंपैरिजन ऑफ डायरेक्ट ग्रेडिंग एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। तो जो पहला डिफरेंस ये है कि अगर क्वालिटेटिव टर्म्स की बात करें, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तो जो हमारे परफॉर्मेंस होते हैं, जैसे कि डांसिंग है, ठीक है, डांसिंग में क्या होगा, डांसिंग में मार्क्स देना बड़ा मुश्किल है, लेकिन डांसिंग में ग्रेड देना आसान है ना। क्योंकि डांसिंग क्या है, वो नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अगर बच्चे ने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन काउंट कैलकुलेट किए हैं तो उसमें ग्रेड देना मुश्किल है, उसके अंदर मार्क्स देना आसान है क्योंकि वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट है। तो एक बड़ा डिफरेंस ये होता है कि ग्रेडिंग जो होता है वो नॉर्मली नॉन कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर होता है और मार्किंग जो होता है वो कॉग्निटिव एस्पेक्ट पर होता है। इसीलिए कहते हैं कि परफॉर्मेंस इज असेस्ड इन क्वालिटेटिव टर्म्स। ग्रेडिंग में क्या होता है, परफॉर्मेंस नॉर्मली क्वालिटेटिव टर्म्स में असेस होगा क्योंकि हम ग्रेड देंगे, सीधा मार्क्स देंगे ही नहीं। जबकि इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्योंकि हम मार्क्स पहले देते हैं इसलिए परफॉर्मेंस इज असेस्ड इन क्वांटिटेटिव
टर्म्स, उसमें हम क्वांटिटेटिव टर्म्स में, हम न्यूमेरिकल टर्म्स के अंदर हम असेसमेंट करते हैं। तो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के अंदर क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल टर्म्स आ जाएंगे, जबकि डायरेक्ट ग्रेडिंग के अंदर क्वालिटेटिव टर्म्स में हम ग्रेड देंगे, मार्क्स देंगे ही नहीं। दूसरा, जब हम ग्रेड की बात करते हैं डायरेक्ट ग्रेडिंग में, तो ग्रेड नॉर्मली ABCD में दिए जाते हैं, जबकि हम मार्क्स की बात करते हैं तो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होता है, डायरेक्ट ग्रेडिंग में ABCD दिया जाता है सीधा। इवेल्युएटर क्या करेंगे, मार्क्स नहीं देंगे, वो सीधा ABCD वगैरह जो भी हमारा ग्रेड है, A+B, B+C, C+, जो भी है, वही हर क्वेश्चन के आंसर पर या तो हर परफॉर्मेंस को देंगे। जबकि इनडायरेक्ट ग्रेडिंग में क्या होगा, पहले मार्क्स देंगे, तो इवेल्युएटर गिव्स मार्क्स फर्स्ट, और उसके बाद देन कन्वर्ट देम इनटू लेटर ग्रेड एज प्रीडिटरमाइंड रेंज, जैसे हमने बात की, फिर उसको ग्रेड के अंदर कन्वर्ट करते हैं। तो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के अंदर मार्क्स पहले और ग्रेड उसमें से, जबकि डायरेक्ट ग्रेडिंग के अंदर सीधा ग्रेड जो भी है, ABC या वट एवर इट इज़। ये ABCD में पर मैं इसलिए ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि UGC का अपना ग्रेडिंग है, हर यूनिवर्सिटी का ऑलमोस्ट अपना ग्रेडिंग है, NAC का अपना ग्रेडिंग है, सबके अपने अपने ग्रेडिंग है। मैंने कुछ ग्रेडिंग्स इस प्रेजेंटेशन में लिए हैं, मैं आपसे उसके बारे में बात करूँगा। लेकिन जब ग्रेड देते हैं डायरेक्टली तो वो डायरेक्ट ग्रेडिंग है, और जब मार्क्स देकर उसमें ग्रेड में कन्वर्ट करते हैं तो वो इनडायरेक्ट ग्रेडिंग है। नेक्स्ट, देयर आर, अभी डायरेक्ट ग्रेडिंग की ऐसी कोई सच कोई टाइप्स नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट ग्रेडिंग दो तरीके का है, उसको बहुत ही समझने की ज़रूरत है क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर ज़्यादातर हायर एजुकेशन में इनडायरेक्ट ग्रेडिंग ही है, इसलिए मैंने उसको डिटेल आउट करने की कोशिश की है। इसलिए बोला है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट ग्रेडिंग, वन इज़ एब्सोल्यूट ग्रेडिंग एंड अनदर वन इज़ रिलेटिव ग्रेडिंग। आज के सेशन में हमने ग्रेडिंग इन हायर एजुकेशन पार्ट 1 के अंदर ग्रेडिंग का कंसेप्ट, ग्रेडिंग का इवोल्यूशन कैसे हुआ, मार्किंग की लिमिटेशन क्या है, इन सब की चीज़ों के बारे में बात की, और उसके बाद डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ग्रेडिंग के बारे में बात की। तो मैं समझता हूँ कि जो भी हमने डिस्कस किया है वो अच्छे तरीके से दर्शकों के एंड पर रिसीव हुआ है, और अगले सेशन में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रेडिंग के बारे में अपना सेशन रखेंगे और कैलकुलेशन बताएंगे कि मार्कशीट्स का ग्रेडिंग का कैलकुलेशन कैसे होता है। बस, नमस्कार, थैंक यू।